खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। ऋग्वेद में देव द्वारा वैदेह अश्विनी कुमार का स्वागत करते हुए लिखा गया कि प्रकृति को बूझने में और प्रकृति से जूझने में प्रयासरत वैदिक मनुष्य के पास प्रकृति के खौफ से बचने का साधन चिकित्सक ही है। अतः उचित ही रहा कि उन्होंने चिकित्सकों को देव तुल्य जाना। कोरोना काल में यकीनन ऋग्वेद में जो वैद्य अश्विनी कुमार के लिए लिखा गया, वो आज देश के हर डॉक्टर्स के लिए कहा जा सकता है कि ये धरती के भगवान है, जीवन रक्षक है। वहीं गीता में लिखा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते कारस्ते मां फलेषु कदाचन है, यानी कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। आज इस दौर में पूरा विश्व कोरोना से डरा है, 2 गज की दूरी बना रखी है, मास्क लगा रखा है, अपनों की अंत्येष्टि में जाने से डर रहे हैं। उस दौर में कर्मयोगी, कर्मवीर, कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स कोरोना मरीजों का इलाज कर उनकी जिंदगी बचा रहे हैं। आज डॉक्टर्स डे पर हम उनको सलाम करते हैं और आज ऐसे ही कर्मवीरों से हम बात करेंगे और उनके अनुभव को भी जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जब आप घर में थे, ये डॉक्टर्स जिंदगी बचाने में लगे हुए थे। डॉक्टर्स द रियल वॉरियर्स, जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आज पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को बचाने में लगे हैं। ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर से मुखातिब मैं आपको करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन जी, हमारे साथ मौजूद है दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम महेश्वरी जी, साथ में हमारे साथ मौजूद हैं ENT डॉक्टर मोनिश ग्रोवर जी, और इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लाखन पोसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी को हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कोरोना काल में देश को बचाने में, समाज को बचाने में, जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन लाखन पोसवाल जी, सर, सबसे पहले मैं आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि जब कोरोना काल में हर कोई एक दूसरे से डरा हुआ था, घर में छुपा हुआ था, बाहर नहीं निकल रहा था क्योंकि सरकार ने ऐसे नियम बनाए थे, लेकिन आप लोग कोरोना मरीजों के बीच में थे। उस दौरान परिवार की मनोस्थिति क्या थी, आपकी मनोस्थिति क्या थी? देखिए, डॉक्टर्स भी इसी समाज से आते हैं और जो डर आम पब्लिक में था वो डॉक्टर्स में भी था कि कोरोना का संक्रमण उनको लग सकता है जी। उसके बावजूद भी, क्योंकि डॉक्टर्स एक हिपोक्रेट्स की ओथ लेते हैं और ये मरीज की सेवा करने की, हर परिस्थिति में हर तरह के रोगियों की सेवा करने की शपथ हम लेते हैं, तो इसके तहत हमने बिना डरे और बिना किसी संक्रमण लगने की चिंता किए सेवा दी हैं। और हमने सभी डॉक्टर्स को कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगाने से पहले इस चीज़ का प्रशिक्षण अवश्य दिया कि उनको इन्फेक्शन से कैसे बचना है, क्योंकि यदि डॉक्टर संक्रमित हो जाएंगे तो इलाज करने वाले लोगों की कमी आ जाएगी। इसलिए हमने अच्छी तरह से ICMR की, भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से सभी डॉक्टर्स को प्रशिक्षण दिया और सभी ने बिना डरे हुए काम किया। और 14 दिन तक काम करने के बाद में शुरू के दिनों में हमें उनको आराम देना था जी, इसलिए क्वारंटाइन की पूरी फैसिलिटी राज्य सरकार ने प्रोवाइड करी, उनको रिलैक्सेशन की पूरी फैसिलिटी, उनकी टेस्टिंग की पूरी फैसिलिटी सभी डॉक्टर्स को, क्योंकि उच्च क्वालिटी के जो PP किट्स हैं वो राज्य सरकार ने उपलब्ध कराए। N95 मास्क है, कवरऑल है, कैप है, गॉगल्स हैं, शू कवर हैं, इसलिए कोई डरने जैसी बात नहीं थी। सरकार का, प्रशासन का इतना अच्छा सहयोग रहा कि डॉक्टर्स ने बिना डरे सेवाएं दी। सर, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन कभी परिवार से ऐसा रहा कि आज मत जाइए, आप मत जाइए, बच्चों ने जिद की हो कि पापा मत कीजिए, हम डर रहे हैं?
नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि परिवार में डॉक्टर्स के परिवार में सबको पहले पता होता है कि डॉक्टर्स की इमरजेंसी ड्यूटी भी होती है, रात को भी उठ के जाना पड़ता है। और संक्रमण जैसे पहले स्वाइन फ्लू पे फैला था, उस दौरान भी सभी के परिवार वालों को पता था कि संक्रमण वाली बीमारी है, उससे सरकार बचाव के पूरे साधन उपलब्ध कराती है जी। और शुरू में जैसा मैंने बताया कि सरकार ने क्वारंटाइन की फैसिलिटी रखी थी डॉक्टर्स के लिए, ड्यूटी करने के बाद वो सीधा घर नहीं जाते थे, तो इससे भी परिवारजनों में चिंता कम थी और सबने बहुत अच्छी तरह से काम किया। डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे लैब टेक्नीशियंस ने, यकीनन सबने बेहतर काम किया और यही वजह तो कि राजस्थान में जो रिकवरी रेट वो 70% से ज्यादा है। हमारे साथ JLN अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मंजी राम कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी अर्पित मैं पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से कर रहा हूं कि जिस दौर में हर कोई डरा हुआ था, आप डटकर अड़े हुए थे। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि कितने वक्त शुरुआती दौर में परिवार से दूर रहे और उस दौरान क्या कुछ महसूस किया? धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर मनीराम कुमार। सर, वापस हम आपके साथ जुड़ेंगे, थोड़ा ऑडियो की प्रॉब्लम यहां पर आ रही है। लेकिन अखिलेश जैन जी, सर, लोगों के अंदर हम देख रहे हैं कि थोड़ी ही उनको डिप्रेशन हो रहा है, थोड़ा डर है, इसके अलावा उनको अलग अलग तरीके का फोबिया भी इस वक्त हो रहा है। लेकिन क्या कभी महसूस हुआ कि डॉक्टर्स के अंदर भी इस तरीके की शिकायत आ रही है कि वो घर नहीं जा पा रहे, परिवार से दूर है, एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जिसका ना स्ट्रक्चर, ना दवा, ना वैक्सीन उनको पता है कब तक आएगी? कभी इस तरीके के कोई डॉक्टर आपके पास आए कि हमें बताइए क्या करना है? देखिए, निश्चित रूप से चूँकि ये बीमारी सभी के लिए, चाहे वो आमजन हो या डॉक्टर्स हों, सभी के लिए एक नई थी और जिसका स्प्रेड था वो इतना रैपिड था, तो निश्चित रूप से जिस तरह से आम लोगों में इसका एक चिंता और भय था, उसी तरह का चिंता भय शुरुआती तौर पर डॉक्टर्स में भी था, क्योंकि कोई इसका पुख्ता इलाज किसी को अभी मालूम नहीं था और किस तरह से उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा, क्या आगे उसका कोर्स ऑफ एक्शन होगा अगर वो वो कैच कर लेते हैं इस इन्फेक्शन को। तो इन चीज़ों को लेकर के शुरुआती तौर पे डॉक्टर्स में निश्चित रूप से थोड़ा सा एंग्जाइटी थी, उनको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस थी। लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में बातें इवॉल्व होती गई, इसकी रेमेडीज़ के बारे में मालूम पड़ने लगा, जिस तरह से गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स धीरे धीरे एक जिसको हमने कहना चाहिए कि एक फिक्स्ड सर्टेन एक जब डिसाइड हो गया कि भाई अब ये इस तरह से पैटर्न रहेगा, तो कहीं ना कहीं उनका जो कन्विक्शन था, जो अनसर्टेनिटी थी, वो कम हुई। लेकिन निश्चित रूप से शुरुआती तौर में, क्योंकि जिसकी भी ड्यूटी लगती थी उसको एक फियर इस तरह का तो रहता ही है कि भाई मैं जाऊंगा। मेरी सबसे बड़ा फियर इसमें डॉक्टर्स को बेसिकली खुद को लेकर के नहीं था, परिवार को लेकर के भी उनमें बहुत बड़ा फियर था। दूसरा उनको ये था कि अगर जैसे हम 14 दिन के लिए, 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन चले जाते तो आपको अपनी फैमिली को भी संभालना है और चूंकि आपने पूरा लॉकडाउन है तो फैमिली को संभालने कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो कुछ इस तरह के पर्सनल इश्यूज़ भी थे उनके, जिनको लेकर के परेशान रहते थे। लेकिन उनमें इतनी समझ थी और फिर हमने उनको ये भी बताया कि भाई बिकॉज यू आर द फ्रंट रनर, आप फ्रंट लाइनर हैं, अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, आप अपने आप को कंपोज्ड रखेंगे, तो हम लोगों को इस बात को आगे कन्वे कर पाएंगे कि भाई इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। तो निश्चित रूप से जो शुरुआती डॉक्टर्स में जो एक तनाव की स्थिति थी, हमने इसको लेकर के एक इंटरनेट बेस्ड सर्वे भी किया है, जिसके हम रिजल्ट एनालाइज कर रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में इसका क्या रिजल्ट रहा है। वो आने वाले टाइम में हम उसको रिलीज़ करेंगे। बट शुरुआती तौर में निश्चित रूप पर, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी और भी चिकित्सक हो, जब तक इसके बारे में बातें पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुई थी, कहीं ना कहीं मन में एक थोड़ा तनाव, शंका और इस तरह की बातें रहती थी। लगता है कि आपकी जिम्मेदारी इस दौर में काफ़ी बढ़ी है। निश्चित रूप से हमने ना केवल डॉक्टर्स को उनसे बात, क्योंकि हमारे पास थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी था, तो हमको उनको इस चीज़ के लिए एग्री भी करना पड़ता था कि भाई आप ये चीज़ कर रहे हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है एज एडमिनिस्ट्रेटर कि आपको हम जितनी भी फैसिलिटीज़ जो मुहैया करा सकते हैं, चाहे वो पीपी किट हो, चाहे आपका जो भी आपकी ज़रूरत है वो, ताकि उनमें एक कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस रहे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ है। हम उनको ये भी बताते थे कि डॉक्टर मंजी राम कुमार जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं। मंजी राम जी, आवाज़ आप तक आ रही होगी। सर, शुक्रिया आपका। और सवाल आपसे ये था कि पहला कुछ वक्त तो ऐसा रहा होगा जब परिवार से दूर रहे होंगे, खुद डॉक्टर होने के बावजूद आप डर रहे होंगे कि घर ना जाऊं, ज्यादा बेहतर है क्वारंटीन में रहूं, यहीं से सेवाएं दे। तो उस दौरान परिवार को कैसा महसूस हुआ और आपने कैसा महसूस किया? सर,
नहीं, वो टाइम तो अब उस टाइम तो काफ़ी वो रहता था कि परिवार वाले भी बड़ी चिंता करते थे कि अब आप जा रहे हो तो कोई बीमारी लेके नहीं आ रहा, और हम भी थोड़ा अलग रहते थे। मेरे सारे कलीग हैं वो बाहर कहीं भवन में क्वारंटीन में रहते थे। मेरा क्यों घर में कमरे ज़्यादा हैं, मेंबर कम हैं, तो मैं सेपरेट कमरे में रहता था और परिवार वालों के साथ रहता था। सबको थोड़ा महसूस होता था कि ये कैसी बीमारी है, इसमें घर में रहते हुए भी साथ नहीं रह सकते और अलग कमरे में रहते हैं और सेपरेट रहते हैं, तो इस तरह का माहौल था। ठीक है सर, वापस आऊंगा। हमारे साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर भंडारी जी, बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एसएमएस अस्पताल ने इस कोरोना दौर के लिए राजस्थान में निभाई और यही वजह कि 70% से ज्यादा रिकवरी रेट है। आज चूंकि डॉक्टर्स डे है तो हम द रियल वॉरियर्स को सलाम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, मुझे लगता है आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है सर। आवाज आप तक पहुंच रही है आवाज सर। धीरे आ रही है, मुझे थोड़ा बोलेंगे आप, आपकी आवाज। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब शुरुआती दौर में कोरोना के मरीज राजस्थान में आने शुरू हुए तो डॉक्टर्स के जहन में क्या चल रहा था, किस तरीके की प्लानिंग की गई कि इससे किस तरीके से लड़ना है? यस, क्या उस वक्त डर था कोई? देख, यस, आप जो कह रहे हैं ये सबसे रेलेवेंट क्वेश्चन है। जब एंड ऑफ फरवरी के अंदर हमने कोरोना की टैकल करने की तैयारी शुरू करी थी, तो डेफिनेटली ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था जो कि पहले कभी नहीं था। लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ एंग्जाइटी, बट एट द सेम टाइम हमारी प्रिपेयर्डनेस इतनी स्ट्रांग थी कि हम इस एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम कर पाए। जब 1 मार्च को हमारे यहाँ पहले 3 पेशेंट आए तो उस समय हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कोई स्पेसिफिक ड्रग अवेलेबल नहीं थी कि क्या ड्रग्स उनको दी जाए, किस तरह उनको मैनेज किया जाए, किस तरह अपने आप को, डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, रेजिडेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और हम लोग काफ़ी स्ट्रेस में थे, बट हमारी प्रिपेयर्डनेस इतनी अच्छी थी। हमने वेल इन एडवांस सारा आईसीयू सेटअप कर रखा था, आइसोलेटेड बेड्स कर रखे थे, आइसोलेटेड आईपीडी हमने अरेंज कर रखी थी। और जैसे ही फर्स्ट पेशेंट्स आए, डेफिनेटली हम लोग काफ़ी स्ट्रेस में थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ फियर साइकोसिस, बट वी डिसाइडेड on a scientific basis a combination of treatment, that is antiviral hydroxychloroquine and anti-HIV drugs, that is ritonavir and lopinavir. So हमारा फर्स्ट चैलेंज था यूज़ ऑफ स्पेसिफिक ड्रग, वो हमने बहुत साइंटिफिक तरीके से यूज़ किया, उसके हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। सेकेंडली, हमने सारे प्रोटोकॉल्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉलो किए। हमारे नर्सिंग स्टाफ, रेजिडेंट्स एट्सेट्रा ने सारे प्रोटोकॉल्स हमने फॉलो किए ताकि हम पेशेंट को अच्छी तरह ट्रीट कर पाए जी। लास्टली, हमने इन सब को देखते हुए एक प्रिपेयर्डनेस हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जैसे जैसे हमारे फर्स्ट 3 पेशेंट्स ठीक हुए, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया और ग्रेजुअली हमने हमारे पूरे हॉस्पिटल को एक कोविड केयर हॉस्पिटल में टर्न आउट कर दिया, जिसमें हमने सेपरेट कोविड आईसीयू, सेपरेट कोविड वेटिंग दैट इज सस्पेक्ट के लिए वार्ड्स, सेपरेट टेस्टिंग एरिया, और हमने 29 वार्ड्स क्रिएट किए। हमको जो स्टैटिस्टिकल डेटा मिला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसके अकॉर्डिंगली हमने 300 आईसीयू बेड्स की व्यवस्था करी। बट फॉर्चुनेटली आवर इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट वाज सो गुड कि हार्डली एक बार में 10 से 12 आईसीयू बेड्स की हमें ज़रूरत नहीं मिली। सो अगर हम आपके क्वेश्चंस को एनालाइज करें, शुरू में हम लोग काफ़ी स्ट्रेस में थे, काफ़ी चिंता का विषय था, बट हमारी जो स्ट्रेटेजी थी ऑफ मैनेजिंग द पेशेंट विद द लेटेस्ट ड्रग्स, मैनेजिंग द पेशेंट विद कंप्लीट प्रोटेक्टिव केयर, taking utmost care of nursing staff, paramedics, residents, I think gradually हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया और हमारी एंग्जाइटी और चिंता थोड़ी कम होती गई और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते गए। तो सर, अब जब कोई कोरोना पॉजिटिव केस आता है तो एंजाइटी दिखाई देती है, या फिर क्योंकि राजस्थान में 75% के आसपास रिकवरी रेट है तो इस बीमारी को नॉर्मल बीमारी की तरह ट्रीट किया जा रहा है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी कोई वैक्सीन आया नहीं है, बावजूद इसके राजस्थान ने जिस लेवल पर रिकवरी की है, डॉक्टर्स को सलाम करना तो बनता है, लेकिन फिर भी एंजाइटी होती है। नहीं, आपको सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारे जो एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसे जैसे कोरोना के नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते गए हैं,
हमारा एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट बढ़ता गया। आपने पहले सुना होगा कि कोरोना के पेशेंट में सिर्फ निमोनिया ही कॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन होता है, बट हमारी रिसर्च, हमारे इंटेंसिव केयर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज कंट्री का पहला इंस्टीट्यूट था जहाँ पे सबसे अधिक कोरोना पेशेंट जो अर्लीस्ट स्टेज में आए, जो एसिम्प्टोमेटिक थे, हमने उन पेशेंट्स के, सारे पेशेंट्स के सीटी स्कैन्स किए। सीटी स्कैन में हमने निमोनिया को पिकअप किया मच बिफोर द एक्सरे पिक्चर वाज अवेलेबल। हमने सारे पेशेंट्स की पल्मोनरी सीटी एंजियोग्राफी की और हमें पता लगा कि निमोनिया के साथ साथ लंग्स में ब्लड क्लॉट भी बनने लगा है। हमने लेटेस्ट ब्लड टेस्ट, जिसको कि साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, और मैं कुछ ब्लड टेस्ट आपको बताऊंगा, इंटरल्यूकिन टेस्टिंग, डी डाइमर टेस्टिंग, सीआरपी टेस्टिंग, टीएनएफ अल्फा टेस्टिंग, वो हमने एसएमएस में अर्ली डेज में शुरू करी। इससे हमें पेशेंट्स को मैनेज करने के काफ़ी क्लूज़ मिले। हमने पेशेंट को बहुत एग्रेसिवली ट्रीट किया और नॉट ओनली वी टुक केयर ऑफ निमोनिया, बट हमने जो लंग्स में होने वाले क्लॉट्स, एक कंडीशन जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, हमने उस साइटोकाइन स्टॉर्म को भी ट्रीट किया। हमने लेटेस्ट मेडिकेशंस यूज़ की जिसको कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, टॉसिलिजुमैब। हमने स्टेरॉइड्स जो कि अभी रिकमेंड हुए हैं, एक इंग्लैंड में ट्रायल हुआ है जिसको रिकवरी ट्रायल बोलते हैं। उस रिकवरी ट्रायल में स्टेरॉइड अभी रिकमेंड किया गया है जो कि हम लंग में निमोनिया के लिए करीब 3 महीने से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो हमारा जो एग्रेसिव साइंटिफिक मैनेजमेंट था, हमारी कोर टीम जो एसएमएस की थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि हर पेशेंट को हम एक स्ट्रेटेजी बनाते थे कि उसको क्या क्या दवाई दी जाए, किस तरह हैंडल किया जाए, इसमें निमोनिया के अलावा ब्लड क्लॉट को कैसे मैनेज किया जाए, साइटोकाइन स्टॉर्म को कैसे मैनेज किया जाए, किसको स्टेरॉइड दिया जाए, किसको स्टेरॉइड नहीं दिया जाए, किसको एंटीवायरल ड्रग दिया जाए। हम लोग को कंट्री में 70th पोजीशन पे प्लाज्मा थेरेपी की परमिशन मिली एंड टुडे वी आर एट नंबर 2 लेवल इन द वर्ल्ड, इंडिया। We are using extensively plasma therapy, monoclonal antibodies, treating the cytokine storm। तो हमारा पेशेंट मैनेजमेंट के एक बहुत स्ट्रेटेजिक रोल था हमारी ट्रीटमेंट कोर टीम का। सो वेरी इंटेंसिव पेशेंट मैनेजमेंट वाज आवर स्ट्रेटेजी, जिसके कारण हमारी रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं, 70 to 80% पेशेंट्स के माइल्ड सिम्टम्स थे, जो कि हमने जिस तरह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन शुरू में यूज़ किया, 10 to 15% केसेस के अंदर हमने एंटीवायरल ड्रग्स और न्यूअर ड्रग्स हमने यूज़ की। ट्रूली स्पीकिंग हमें चिंता सिर्फ 2 to 3% पेशेंट्स की थी जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस थी। सो इंटेंस मेडिकल मैनेजमेंट विथ ऑल प्रोटेक्टिव प्रोटोकॉल्स, और जिस तरह हमारे रिकवरी रेट बढ़ने लगी, विच वॉज द बेस्ट इन द कंट्री, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ। एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हमने फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से ही 4,300 हेल्थ प्रोफेशनल्स में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस शुरू कर दिया। 4,500 हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर से लेके लोएस्ट हेल्थ वर्कर्स को हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस दिया। हमारे 4,500 में से 47 लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया, बट बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस वो बिल्कुल भी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड नहीं हुए। उनमें या तो एसिम्प्टोमेटिक थे या माइल्डली अफेक्ट हुए। तो ट्रूली हमारी प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी वाज आल्सो सो इफेक्टिव, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वाज सो इफेक्टिव, एंड हमने कई मीटिंग्स की और हर लेवल ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, रेजिडेंट को हमने थ्रू आउट मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल में ट्रेन किया कि किस तरह पीपी किट पहना जाए, किस तरह पीपी किट खोला जाए, किस तरह प्रोटेक्शन अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह पेशेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। सो हमारी मल्टीपल एजुकेशनल मीटिंग्स, मल्टीपल एजुकेशनल वेबिनार ये हुई, जिससे ओवरऑल हम लोग इसको बहुत कॉन्फिडेंटली मैनेज कर पाए। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा सर। मेरे पास आपके लिए कुछ और सवाल हैं जो हर कोई सुनना चाहता है, समझना चाहता है, लेकिन कुछ और पैनल के सदस्य हैं, उनको मैं जोड़ लेता हूं। ईएनटी डॉक्टर हमारे साथ मोनीश ग्रोवर जी हैं। मोनीश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है, जो पेशेंट है वो भी अस्पताल की तरफ आएंगे जो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित होंगे। इन सबके बीच में आपको चुनौतियां क्या नजर आती है और क्या चुनौतियां बीते 2-3 महीने में आपने देखी? विजेंद्र जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी लड़ाई या वॉर जीतने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास हो और एक एबल लीडरशिप हमारे साथ हो। तो इस जो कोरोना से हमारी लड़ाई हो रही है और जो अभी काफ़ी महीनों तक मुझे लग रहा है जारी रहेगी, उसमें हमारे पास सबसे अच्छी बात राजस्थान में रही कि ये दोनों चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल थी जी। एक अच्छी लीडरशिप ऊपर से अगर हम देखें
तो सरकार के हर लेवल से लेके हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी सर, मेरे ईएनटी डिपार्टमेंट में जो हेड है डॉक्टर सुनीता मैडम, सबका लेके रेजिडेंट्स के लेवल तक, स्टाफ के लेवल तक हर किसी ने अपना पूरा कोऑपरेशन किया है। ऊपर की लीडरशिप में रहा कि हमेशा सर, हर लोग जो ऊपर के लेवल पे भी थे हमेशा आए, आगे बढ़ के उन्होंने खुद ने पेशेंट्स को देखा, तो हमारे मन में जो डर था वहीं ख़त्म हो रहा था कि जब वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें तो करना ही चाहिए जी। दूसरी बात आती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इसके पीछे, तो जैसा आईसीएमआर के प्रोटोकॉल्स हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्रोफाइलेक्सिस की, तो हम में से हर किसी को ये बिल्कुल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में दी गई शुरू से। हम लोगों को जो अपने प्रोटेक्शन के लिए N95 मास्क, पीपी किट्स बहुत अच्छी मात्रा में हमेशा उपलब्ध कराया गया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें लग रहा हो कि हमें ये चाहिए और वो अवेलेबल नहीं है। तो एक विश्वास था कि हम अगर लड़ने जा रहे हैं, ईएनटी में स्पेशली हम देखें कि क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सैंपल जो लिया जाता है या तो नाक से लिया जाएगा, गले से लिया जाएगा, और दोनों को ही आप ट्रीट करते हैं, तो थोड़ा डर तो अभी भी सबसे ज़्यादा डर, तो इसलिए बहुत प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ईएनटी, डेंटल और आई ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पेशेंट के बहुत करीब रहना पड़ता है, तो हमें कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी जो आराम से मिला है। और अब हर जैसे ओपीडी के अंदर भी हम जाते हैं तो हर किसी के पास में पीपी किट होता है, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रख रहे हैं। अब ज़रूरी है समझना कि अब कोरोना का डर धीरे धीरे हमारा ख़त्म हो रहा है और कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अभी हमें डरना नहीं है, पर प्रिकॉशंस पूरे लेने हैं ताकि ये लड़ाई की जो हमें इनिशियल जीत मिली है वो आगे तक कंटिन्यू हो सके। हमारे साथ डॉक्टर, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए ये भी आ जाती है कि हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हम 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं तो अब आगे बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि कोरोना को भी समझना अभी पूरी तरह हमारे लिए संभव नहीं हुआ है और अभी काफ़ी मात्रा में इसके मरीज़ बढ़ रहे हैं लॉकडाउन खुलने के बाद से। तो ज़रूरी है कि प्रोटेक्शन पूरा लें, डरे नहीं, पूरे डॉक्टर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ डेंटिस्ट यानी कि दंत रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर नीलम माहेश्वरी जी भी हैं। नीलम जी, क्योंकि जो डेंटिस्ट होते हैं वो जब इलाज कर रहे होते हैं तो पेशेंट के बहुत करीब होते हैं। अब क्योंकि कोरोना गले के जरिए ही सैंपलिंग होती है, छींक के जरिए फैल सकता है, तो सबसे ज्यादा खतरा क्या मान ले कि डेंटिस्ट को लेकर, और ये एक बड़ी वजह भी रही कि जब कोरोना शुरू हुआ तो डेंटिस्ट की प्रैक्टिस पर रोक लगाई गई। डेंटिस्ट की प्रैक्टिस पे रोक इसीलिए लगाई गई थी कि हमें एकदम मुंह के पास रह के काम करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर गोवर ने बताया कि ईएनटी में हमको थ्रोट नोज से सैंपल लेने होते हैं और डेंटिस्ट्री में मुंह में काम करना होता है, तो हमें हर लेवल पे गवर्नमेंट लेवल पे और इंडिया लेवल पे सब तरह से हमें गाइडलाइंस दी गई थी कि हमें किन गाइडलाइंस के तहत हमें काम करना है। और सबसे खास बात है कि हमें लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स भी प्रोवाइड किए गए थे कि हमें किस तरह के ट्रीटमेंट्स अर्ली बेसिस पे करने हैं, किस तरह के ट्रीटमेंट्स हमको अवॉइड करने हैं। हमको स्पेशली एयरसोल ट्रीटमेंट्स अवॉइड करने थे ताकि हम उन पेशेंट्स को स्पेशली ट्रीट कर सकें जो रियली नीड में हैं और उनको काफ़ी खासी तकलीफ़ है। तो उन सब प्रिवेंटिव मेजर्स को लेते हुए कि हमें पीपी किट, N95 शील्ड और ये सब पहन करके हमें पेशेंट को ट्रीट करना है। ऐसी खबरें आपको कहीं से मिली कि जो डेंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी प्रैक्टिस ही रोक दी है कि जब तक कोरोना चलेगा हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे? शुरू में वही सभी के मन में जो डर था कि हमें काम किस तरह से करना है, सारे प्रोटोकॉल्स किस तरह से फॉलो करने हैं, वो जब तक सब चीज़ें नहीं उतर आई मार्केट में और सबको मालूम नहीं हुआ इन सब चीज़ों के बारे में, तब तक सब लोगों ने रोका हुआ था। और सरकार की तरफ से भी थोड़ी रोक थी क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस बढ़ते जा रहे थे दिन प्रतिदिन, और इस तरह को लेकर के रोका गया था कि अभी थोड़े दिन के लिए डेंटल प्रैक्टिस को रोका जाए। ठीक है डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, सर ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब ये खबरें मिली तो काफी दुख हुआ। दिल्ली के अंदर कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कोरोना का शिकार हुए और उसके बाद उनको जिंदगी गंवानी पड़ी। बहुत से कोरोना वॉरियर्स ऐसे हैं अभी जो इससे फाइट कर रहे हैं, यानी कि जो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इंदौर के अंदर ऐसी घटना हुई, मुरादाबाद के अंदर ऐसी घटना हुई, गुजरात के अंदर ऐसी घटना हुई जहां डॉक्टर शिकार हो गए, मुंबई के अंदर ऐसी घटना हुई। सर मैं जानना चाह रहा हूं कि जब डॉक्टर ही इससे नहीं बच पा रहे तो क्या फिर कुछ और ऐसी एहतियात जो बरतने की जरूरत हो, क्योंकि हमारे लिए एक एक डॉक्टर उतना ही कीमती जितना सीमा पर एक एक जवान है। ट्रूली स्पीकिंग ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि
many of our colleagues, many of medical professions have lost their life. It is very painful, it is very sad, but आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि कोविड-19 एक बहुत ही हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन है। स्वाइन फ्लू भी एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि निमोनिया करता है, बट कोविड-19 इज़ हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन और अभी तक स्पेसिफिक ड्रग ट्रीटमेंट नहीं निकला है। हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स ट्राई कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली मैनी ऑफ आवर हेल्थ पर्सन्स, डॉक्टर कलीग्स, पुलिस पीपल को ये कंटेमिनेशन हुआ है और कुछ लोगों में ये फल्मिनेंट रूप धारण करके दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। ये यही इंडिकेट करता है कि जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स फुल प्रोटेक्शन के साथ अपने आप को डेडिकेट करें, इन्वॉल्व करें। हम किसी भी तरह का कोई भी एक गैप नहीं छोड़ें और यही जैसा कि डॉक्टर मोहनीश ने बताया है, हमारा स्ट्रेंथ भी ये है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैंने आपको बताया था, सेकेंड वीक ऑफ मार्च से लेके मार्च और अप्रैल में हमने कई सेमिनार्स की, कई वेबिनार्स की, कई मीटिंग्स की, सिर्फ हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हाउ टू मेक यूज़ ऑफ पीपी किट, उसको कैसे खोला जाए, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, मास्क को कैसे यूज़ किया जाए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मुझे लगता है कि जो कोई भी कोविड-19 केयर में लगे हुए हैं, they have to be very careful, they have to follow the all protocols, number 1. Number 2, हम लोग को बहुत सेंसिटिव और केयरफुल रहना चाहिए। जहाँ कहीं हमें थोड़ा भी सिम्टोमेटोलॉजी का अंदेशा हो, तहाँ भी हमें लगे कि देयर कुड बी सम एक्सपोजर, हम अपने आप को टेस्ट करवाएं, क्वारंटाइन करें, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट लें। बट यस, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, नॉट ओनली वी, ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व इन कोविड केयर, मे बी मेडिकल और नॉन मेडिकल, उनको बहुत केयरफुल रहना है। एंड प्रिवेंशन इज द ओनली वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। बट जो कोई भी इस डिजीज से सकम हुए हैं, आई थिंक इट इज वेरी सैड। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे एक्सपीरियंस पूछूंगा, क्योंकि अक्सर ये लोग कहते हैं, जुबान से कहते हैं कि डॉक्टर्स धरती के भगवान हैं, लेकिन कोरोना काल के बाद क्या दिल से लोग मानने लगे हैं कि हाँ, ये धरती के भगवान हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज डॉक्टर्स डे और इसलिए हम सभी डॉक्टर्स को सलाम करते हैं। साथ के साथ एक बेहद खास पैनल हमने आज अपने साथ जोड़ा है, जिनके जरिए हम उनके एक्सपीरियंस भी समझ रहे हैं और साथ के साथ आपको आगाह करने के लिए भी जोड़ा गया, ताकि आप लापरवाह ना हो। जो पैनल हमारे साथ जुड़ा है उसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं, मनोचिकित्सक हैं, डेंटिस्ट हैं, ईएनटी हैं। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर हमारे साथ हैं और जेएलएन अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर हमारे साथ हैं। लाखन पोसवाल जी, सर आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ये महसूस हुआ अंतर आपको कि पहले लोग जुबान से कहते थे कि धरती के भगवान हैं डॉक्टर्स, लेकिन अब शायद वो दिल से मानने लगे हैं कि हाँ, सच में धरती के भगवान हैं? हाँ, ये जो जिम्मेदारी है आदमी की जान को बचाने के लिए, बीमार को ठीक करने के लिए, एक पीड़ित मानव की सेवा करने के लिए जी, उसको देखते हुए भगवान का दर्जा दिया गया है। हालांकि डॉक्टर भी उसी समाज से हैं जहाँ से पुलिस अधिकारी भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, हमारे राजनेता भी हैं, सब एक ही समाज से आते हैं। ये एक चिकित्सक के रूप में हमें एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से हमें ये दर्जा दिया जाता है। मगर जब ये कोरोना हुआ है, कोरोना के बाद में जिस तरीके से लोगों को लगा कि एक ऐसी बीमारी जो यदि लग जाती है तो खतरनाक भी हो सकती है, उसके बावजूद भी डॉक्टर्स मरीजों से बात कर रहे हैं, मरीजों की जांच कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उस वार्ड में जा रहे हैं जहां पर कि संक्रमण होने की पूरी संभावना है, तो भी ये डटे हुए हैं। तो इससे लोगों की एक आस्था बढ़ी है इस प्रोफेशन के प्रति, और हमारी भी ये जो समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसकी हमें एक अलग से अनुभूति होने लगी है कि देश के ऊपर जैसे संकट आता है तो हमारे जो सेना है वो जवाब देती है,
लॉ एंड ऑर्डर की देश की आंतरिक भागों में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी पुलिस है वो उससे निपटती है। इसी तरीके से ये महामारी आई है और चिकित्सक को निपटना है। और समाज में जिस तरीके से हर चीज़ को पॉजिटिव लिया चिकित्सकों की, मीडिया के थ्रू और हमारे राजनीतिक फ्रंट पे सब जगह जो तारीफ हुई है, उसको लेके हमें एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी और जो एक कर्तव्य है उसकी फीलिंग हुई है। और निश्चित रूप से समाज में ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया है और हर एक आदमी ने तारीफ की है जी। और डॉक्टर्स ने भी कोई कमी नहीं रखी है। बहुत सारे लोग जैसे कि हमारे भंडारी साहब प्रिंसिपल एसएमएस बता रहे हैं, संक्रमित भी हुए, कईयों की जान भी गई, मगर उसके बावजूद भी जो जज्बा है डॉक्टर्स का जी, जो बीमार रोगी के प्रति उनका जो कर्तव्य है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई सर। और इसके कह लिए मैं सकते खुद हैं भी कि मेरे साथियों को और रिस्पेक्ट इज जो द सीक्रेट ऑफ डॉक्टर्स एनर्जी। उनको बहुत बहुत मुबारक। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। जेएलएन अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मंजीराम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीराम जी, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेवाड़ के अंदर बाकायदा मानसून दस्तक दे चुका है, वेदर चेंज वहां हो रहा है, बारिश हो रही है कई इलाकों के अंदर, तो इसके बाद सर्दी, जुकाम, खांसी, ये शिकायतें बहुत कॉमन है, नॉर्मल है। इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि सर कोरोना के लक्षण भी यही और जो वेदर चेंज के बाद की बीमारी होती है उसके लक्षण भी यही, तो इसको किस तरीके से मैच वहां पर किया जा रहा है? जी, क्योंकि अब इतने दिन गर्मी थी तो खांसी जुकाम के पेशेंट कम थे, तो कोरोना की जांच कराना थोड़ा सा मुश्किल नहीं था जी। अब जैसे जैसे खांसी जुकाम के बढ़ेंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी, और इसका इलाज तरीका यही है कि सभी को सस्पेक्ट मान के कोरोना टेस्ट कराना चाहिए और उसको भी सावधानी रखनी चाहिए कि स्प्रेड नहीं करे। और पब्लिक में भी ये मैसेज गया हुआ है कि खांसी जुकाम, गले में खरांश या तेज़ बुखार या सांस में दिक्कत हो तो कोरोना हो सकता है, और कोई ये नहीं समझे कि मेरे को कोरोना नहीं हो सकता। हालांकि कोरोना होने के लिए सस्पेक्ट मरीज के संपर्क में आना अनिवार्य है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, पता नहीं चले कई बार एसिम्प्टोमेटिक के संपर्क में आने से भी खांसी जुकाम हो सकता है। इसलिए खांसी जुकाम, बुखार, गले में खराश या सांस में दिक्कत है तो उसको सस्पेक्ट मान करके, और क्योंकि राज्य सरकार ने फ्री जांच की सुविधा तो सर क्या उदयपुर के अंदर सैंपलिंग बढ़ाई गई है, टेस्टिंग बढ़ाई गई है वेदर चेंज होने के साथ? नहीं डाल के अजमेर, मैं अजमेर से बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है उससे फुल कैपेसिटी में टेस्टिंग चल रहे हैं, तो हाँ उसी कैपेसिटी में टेस्टिंग चल रही है। और जो रिलेटेड जो ILI से संबंधित मरीज आ रहे हैं और जिनके लक्षण लग रहे हैं कि कोरोना हो सकता है, उनके सबकी टेस्टिंग करवाई जा रही। ठीक है डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, ये एक नया टास्क और नई समस्या डॉक्टर्स के सामने की अब वेदर चेंज हो रहा है, राजस्थान के अंदर सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत कॉमन चीजें हैं। अब इसको अगर कोरोना के साथ जोड़ेंगे तो पैनिक क्रिएट होगा, तो सर ऐसी क्या व्यवस्था की जा रही है कि पैनिक भी क्रिएट ना हो, इलाज भी हो जाए, टेस्टिंग बढ़ा दी जाए और कोरोना के जो सैंपलिंग हो रही है वो अलग हो और सर्दी जुकाम की काउंसलिंग अलग हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 महीने में कोरोना हैंडलिंग ने हमको बहुत ही कुछ सिखाया है। आप देखिए, जैसे कि जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज, जो कि एक कोरोना को डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट की तरह यूज़ किया गया था, वहाँ पे 1000 कोरोना के लिए और 300 बेडेड ICU क्रिएट किया गया था, उसको हमने नॉन कोविड हॉस्पिटल कर दिया है और हमने एक कोरोना के लिए नया हॉस्पिटल क्रिएट कर दिया है जिसको RUHS बोलते हैं। तो हर जगह जिस लास्ट 3 मंथ्स में जिस तरह कोरोना के जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल थे वहाँ पे नॉन कोविड सर्विसेज शुरू कर दी गई है, और जहाँ सिंगल हॉस्पिटल है वहाँ पे कोविड-19 के लिए सेपरेट विंग्स और एरियाज क्रिएट कर दिए गए हैं। सो विद द रिजम्पशन ऑफ रेगुलर नॉन कोविड एक्टिविटीज़ हम लोग काफ़ी ट्यून्ड हैं, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, हम लोगों की जो टीम्स है दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ कि जो भी सीजनल डिजीजेज और सीजनल पेशेंट्स और सीजनल इश्यूज होते हैं हम लोग उनको हैंडल कर लेते हैं। अब पिछले कुछ दिनों से एक क्लियर कट सेग्रीगेशन हो गया है, आइदर इट इज़ ए नॉन कोविड हॉस्पिटल और इट इज़ ए कोविड हॉस्पिटल, और इट इज़ ए नॉन कोविड पोर्शन ऑफ द हॉस्पिटल और नॉन कोविड पोर्शन ऑफ द हॉस्पिटल। सो विद द रिजम्पशन ऑफ नॉन कोविड सर्विसेज, जो भी सीजनल डिजीजेस या जो भी डेंगी, मलेरिया या जो भी मानसून के कारण इश्यूज आएंगे, वी आर ऑल मेंटली प्रिपेयर्ड, नंबर 1 जी। नंबर 2, गवर्नमेंट हैज़ बीन सो प्रोएक्टिव। आप देखिए
जब ये कोविड शुरू हुआ था हमारे प्रदेश में कोविड की कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। एसएमएस इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हमारे पहले कुछ सैंपल पूना गए थे। आज की तारीख में हम लोग 3,500 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। अगले 15 दिन में अकेले एसएमएस हॉस्पिटल की क्षमता 7 से 8,000 टेस्ट प्रतिदिन हो जाएगी। अभी तक एसएमएस हॉस्पिटल 2.25 लाख कोविड टेस्टिंग कर चुका है। सारे मेडिकल कॉलेजेस आर आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रहे हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो वी आर ऑल मेंटली प्रिपेयर्ड कि कोविड के जो नए केसेस हैं उनको हम हैंडल कर पाएंगे। जो दूसरे सीजनल डिजीजेस और कोविड को मिक्स पिक्चर वाले पेशेंट हैं उनको भी हम हैंडल कर पाएंगे। नॉन कोविड फैसिलिटीज पूरी रिज्यूम हो गई है जहां पे हम पेशेंट को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है सर, इससे जुड़ा एक सवाल और मैं आपसे कर रहा हूं। सवाल दरअसल ये है कि अगर किसी को पब्लिक से जुड़ा हुआ कि अगर किसी को सर्दी जुकाम है और वो उसको सर्दी जुकाम मानकर लापरवाही बरत रहा है, बाद में पता चलता है कि उसको कोरोना है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिनको सर्दी जुकाम हो रहा है और वो उसको वेदर चेंज होने की वजह से होना मान रहे हैं? मेरा मैसेज जो सिंपल सर्दी जुकाम और वेदर के कारण होने वाले के लिए लोगों को ये होगा कि आप अपनी इस सर्दी जुकाम के साथ साथ अगर आपको कोई खांसी बहुत ज़्यादा है, सांस में दिक्कत है या बुखार है तो इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करें। बिकॉज हम कोरोना टाइम में रह रहे हैं। बिकॉज दिस इन्फेक्शन लाइक कोविड-19 इन दिनों में पॉजिटिव है। स्पेशली अगर सर्दी जुकाम या खांसी या बुखार की हरारत 60+ लोगों में हो रही है या ऐसे लोगों में हो रही है जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, इम्यूनो कंप्रोमाइज़ है, अस्थमा है, उनको तो चाहे मामूली सर्दी जुकाम बुखार के सिम्टम हो या मॉडरेट हो, तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दीज आर नोन एज हाई रिस्क पेशेंट एंड डॉक्टर्स इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इनको कोविड टेस्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द बॉटम लाइन इज दिस कि कोविड-19 ईरा के अंदर किसी भी सिम्टम को आप लाइटली नहीं लें। अगर आप हाई रिस्क जोन में आते हैं 60+ विद कोमॉर्बिड कंडीशन तो माइनर सिम्टम्स के लिए भी डॉक्टर को कांटेक्ट करें। यही क्रक्स है अभी जो गवर्नमेंट का जागरूकता अभियान है उसका यही बॉटम लाइन क्रक्स है कि इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर आप यंगर हैं, मिडल एजेड ग्रुप हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर बिकॉज ऑफ द एपिडेमिक इशू ऑफ कोविड-19 डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। बिकॉज कभी कभी इंटरमिंगलिंग ऑफ सिम्टम्स हो सकता है और डॉक्टर इसको टेस्टिंग के द्वारा अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। सो इस सीजनल टाइम में कोरोना के होते हुए ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और ये जिम्मेदारी हर किसी को निभानी होगी। डॉक्टर्स को भी निभानी होगी, आम आदमी को भी निभानी होगी। लेकिन डॉक्टर अखिलेश जैन जी, अब जो दौर चल रहा है, लोग 2-2, 3-3 महीने घर में कैद रहे हैं, रोजगार चला गया है, उसकी वजह से डिप्रेशन आ चुका है, अलग अलग तरीके की उनके अंदर सोच क्रिएट हो रही है। खासकर बच्चों का भी जिक्र कर रहा हूं क्योंकि स्कूल बंद है, वो कमरों के अंदर कैद है, घरों के अंदर कैद है। तो उनकी मनोस्थिति आप इस वक्त क्या देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये स्थिति और ज्यादा खराब होनी है, उसके लिए तैयार होना है? देखिए, निश्चित रूप से अभी हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट को लेकर के है कि भाई हम किस तरह मोर्टेलिटी को रोकें, किस तरह इसके स्प्रेड को रोकें। लेकिन जो इसका एक जो फियर क्रिएट हुआ है, जैसा डॉक्टर सुधीर भंडारी सर ने बताया शुरू में, जो फियर साइकोसिस हुआ था और जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी बहुत तरह के भ्रामक के बारे में जो जानकारियाँ आई थी, तो निश्चित रूप से लोगों में एक इसका जो भय व्याप्त हुआ था वो धीरे धीरे जैसे जैसे इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें कम हो रहा है। लेकिन जो आपने बताया जिस तरह से कि आने वाले टाइम में लोगों की जॉब्स गई हैं, फिनेंशियली लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं, आपका जो एक तरह से आप सोशली ऑस्ट्रसाइज हो गए हैं, आपका जो एक सोशल कनेक्टेडनेस थी वो ऑलमोस्ट आपके घर में सिमट के रह गई है। तो निश्चित रूप से जब आप एक ही व्यक्ति के साथ पूरा समय बिताते हैं तो कहीं ना कहीं आप में चिड़चिड़ापन, आपस में एक थोड़ा सा सामंजस्य में प्रॉब्लम होना, ये सब होना स्वाभाविक है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बच्चों को लेकर जो आपने बताया बहुत बड़ा इशू है। देखिए, जब आप घर के बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं, आप किसी के साथ सोशली रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, तो आपका जो मैक्सिमम समय है, जो अधिकतर समय है वो आप घर में बिता रहे हैं। घर में बिताने का समय का मतलब वो आप अधिकतर वर्चुअल वर्ल्ड में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस की आपने देखा अभी कई न्यूज़पेपर्स में आया भी है कि इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे हैं। जेके लॉन ने भी स्टडीज़ करी थी। इसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि जहाँ हम बात करते हैं, कई बार हम आपके यहाँ भी डिबेट कर चुके हैं इंटरनेट एडिक्शन को लेकर के, इसका क्या एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे इसका जो बच्चे हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं। जब आपको उनका एक्सपोजर ही पूरा ऑनलाइन हो गया है तो आपका उस पर चेक रखना
आपका उसकी एक्टिविटी पे चेक रखना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन गया है। तो आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इसके जो आफ्टर मार्क्स हैं, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे आपका अवसाद है, डिप्रेशन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसमें बार बार सर इससे निकले कैसे, बच्चों को निकालें कैसे और खुद निकले कैसे? देखिए, इसमें अभी प्राइमरी रोल, क्योंकि बच्चे घर में हैं तो पेरेंट्स का ही बनता है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ ही वो रह रहे हैं। पेरेंट्स को बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना, बच्चों को बीच बीच में ब्रेक्स देना, बच्चों के साथ कि बच्चों के साथ बच्चे हो जाना, बच्चों के साथ बच्चे हो जाना, क्योंकि जो बच्चा बाहर की एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके लेवल पे आकर के उसके साथ आपको अपने आप को एडजस्ट करना होगा, उसके साथ आपको मिलना होगा। क्योंकि अगर आप उसको बाहर खेलने नहीं दे रहे हैं और आप उसके साथ एडजस्ट नहीं होना चाहते, तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को आइसोलेटेड फील करेगा। तो यू हैव टू कम डाउन टू एट हिज लेवल एंड देन यू हैव टू मिंगल विद हिम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो नौकरी जा चुकी है, जिनको नुकसान हो चुका है, उनके लिए कहें कि अंधेरा छटेगा सूरज निकले। देखिए, निश्चित रूप से पहले भी आप देखिए, इतिहास गवाह है, पहले भी पैंडेमिक्स आए हैं, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसमें, लेकिन ये एक मानव की प्रवृत्ति रही है कि वो हमेशा इनसे उभर के आया है जी। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा। ये चीज़ हम पिछले 4 महीने से ऑब्जर्व कर रहे थे, हमारे पास कॉल्स भी आते थे, हमारे कलीग्स को भी हम देखते थे, पेशेंट्स भी कॉल करते थे कि उनमें जो फियर है, एंग्जाइटी है, वो बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर के हमने एक नया तरीका ये भी निकाला था कि हमने पोएम्स के जरिए हमने करीबन 10 से 12 इंग्लिश हिंदी में इस तरह की पोएम्स लिखी, डॉक्टर्स के लिए भी लिखी, आपने चलाया भी था जिसको, तो उससे भी हमने काफ़ी रेस्पॉन्स लोगों का देखा, उनको अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, आपके पास अभी जो कुछ है वो आप लोगों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे आप उनमें पॉजिटिविटी ला सकते हैं, और वो आपको अभी करना है दूर बैठ करके। ठीक, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें आने वाले समय में आपके लिए। ठीक है, लाखन कोसवाल जी, सर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके इलाके में कोरोना ने जो चिकित्सा फैसिलिटी है उसको बढ़ा दिया अचानक से? हो सकता है कि उसको बढ़ने के लिए 5 साल या 8 साल लगते, लेकिन जैसे ही कोरोना आया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और उससे जो चीजें बहुत लंबे टाइम के बाद होनी थी वो बहुत तेजी से हुई। आने वाले वक्त में फायदा होगा? इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे पास जैसे कोरोना की जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, पहले कोरोना की जांच हमारी लैब में नहीं होती थी जी। और जैसे ही 2 मार्च को कोरोना के पेशेंट आए, उसके बाद में राज्य सरकार ने जो हमें निर्देश दिए, राज्य सरकार ने जो हमें बजट दिया, उसे हम नई नई मशीनें खरीदते गए और आज हमारे पास में 250 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी है। हमारे पास में विश्व की सबसे आधुनिकतम मशीनें, जो RNA एक्सट्रैक्शन की मशीन है, PCR मशीन है, वो उपलब्ध हैं। हमारी लैब की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर्स को ट्रेन कर दिया है ये जांच करने में। और आपको देख के, ये सोच के, सुन के हर्ष होगा कि उदयपुर की जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग की लैब है और यहाँ की जो फैकल्टी है, उसने न केवल उदयपुर की लैब को विकसित किया है, बल्कि हमने डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज की लैब को भी विकसित किया और आज वहाँ 1000 टेस्ट पर डे हो सकते हैं जी। हमने बांसवाड़ा जो जिला चिकित्सालय है उसकी लैब को विकसित किया, आज वहाँ भी 500 टेस्ट हो सकते हैं। और अब हम चित्तौड़गढ़ की जिले चिकित्सालय की लैब को भी विकसित कर रहे हैं और 500 से 1000 टेस्ट वहाँ भी हो पाएंगे। तो ये एक अच्छा, इस तरीके से राजस्थान के सब नजरिया कहा जा सकता है कि कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बदलाव किया है जो भविष्य के लिए हमारे लिए फायदेमंद रहने वाला है। नीलम महेश्वरी जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस कोरोना के बाद जो ट्रीटमेंट का तरीका है दांतों का, उसमें बदलाव होगा और कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी जिससे कि संपर्क थोड़ा कम हो, इलाज बेहतर? ऐसा होना शुरू हो चुका है। अब हमारा डेंटिस्ट्री में सभी लोग न्यू नॉर्मल्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। सभी लोग मेडिकल फैसिलिटी में कोई भी फील्ड हो, चाहे ENT हो, चाहे सभी डिपार्टमेंट्स में नॉर्म्स भी चेंज हुए हैं, काम करने का तरीका भी बदला है। तो हम सभी न्यू नॉर्मल के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो रहे हैं और हो जाएंगे और उससे मिनिमम कॉन्टैक्ट के साथ हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट देने में सक्षम होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा दोबारा उसी रूटीन प्रैक्टिस तक पहुंचने में जो 3 महीने पहले थी? बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा वो सब काम करने में, क्योंकि हम हर पेशेंट को पॉजिटिव पेशेंट सोच करके ही ट्रीट करते हैं और उनसे उतना ही प्रोटेक्शन लेकर के, उतना ही सेफ्टी से, उनको भी उतनी ही सेफ्टी से काम देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम वो सब काम नहीं दे पाएंगे, वो सब काम जल्दी ही संभव है। ठीक है डॉक्टर मोनिश ग्रोवर, आपको भी ये लगता है कि ये सोच वाकई में बेहतर है डॉक्टर्स के लिए कि हर एक पेशेंट को ये समझ लिया जाए कि वो एक पॉजिटिव पेशेंट है, अलर्टनेस बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और एहतियात बरतने की जो प्रैक्टिस है वो शुरू हो जाएगी?
बिल्कुल विजेंद्र जी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड टेस्ट कई बार पॉजिटिव पेशेंट में भी नेगेटिव आ सकता है। तो ये टेस्ट पे पूरी तरह हम भरोसा करके कि नहीं है तो हम चल नहीं सकते हैं। कई बार इमरजेंसीज़ में कोविड टेस्टिंग ना भी हो पाए तो भी हमें ऑपरेशन करने होते हैं। तो मान के तो यही चलना पड़ेगा कि हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें पूरा प्रोटेक्शन लेके करें, चाहे ओपीडी में पेशेंट्स देख रहे हों, क्योंकि कई बार हम पेशेंट्स देखते हैं उनके कोविड की टेस्टिंग हो नहीं रखी होती जी, और ऑपरेशन करते टाइम भी वही पूरे प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। तो अच्छा, आपको लगता है इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ेगा? कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट डेफिनेटली थोड़ा बढ़ सकता है, पर क्योंकि मैं जैसे एसएमएस अस्पताल में हूँ तो फैसिलिटीज़ और जो हमें प्रोटेक्टिव गियर चाहिए वो सब सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो वहाँ पे कोई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट में फ़र्क नहीं आ रहा है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है जो अब धीरे धीरे हम सब में आ रही है। और जो डर था, जिस तरह सर्जरीज एक बार बंद थी, हमने इमरजेंसीज चालू कर रही थी, अब धीरे धीरे सेमी इलेक्टिव और इलेक्टिव प्रोसीजर्स चालू हो गए हैं। तो जैसा भंडारी सर ने बोला कि अब एसएमएस अब कोविड हॉस्पिटल नहीं है, इट्स डिक्लेयर्ड एज अ नॉन कोविड हॉस्पिटल। तो अब रूटीन सर्जरीज जो पहले नहीं हो पा रही थी अब वो सारी चालू हो चुकी हैं और धीरे धीरे और बढ़ती जाएंगी। एसएमएस तो वैसे भी हर दिन एक नया कीर्तिमान रच रहा है और माना जा सकता है कि देश के बेहतरीन अस्पतालों में से एक है। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, सर फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा और इस कमेंट के साथ चाहूंगा कि आप इसको भी बताएं कि जो कोरोना काल के दौरान 3 महीने में राजस्थान ने चिकित्सा के क्षेत्र में पाया है, अगर कोरोना नहीं होता तो कितने साल लग जाते? मुझे लगता है सर आपसे संपर्क दोबारा करने की कोशिश करेंगे, आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन लाखन पोसवाल जी, सर आपसे मैं फाइनल कमेंट यहां पर चाहूंगा। आज डॉक्टर्स डे है, लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से समाज ने डॉक्टर्स को दर्जा दिया है भगवान के बाद में दूसरा एक करेक्टर जो कि लोगों की रक्षा कर सकता है, जान बचा सकता है, उसका हमें जिम्मेदारी से निर्वाह करना चाहिए। हमारा देश अभी संकट में है और पूरा विश्व संकट में है, फिर भी जिस तरह की प्रिपेयर्डनेस, तैयारी और जिस तरह का बजट राजस्थान सरकार ने हमें दिए, उससे हमारी फैसिलिटीज़ डेवलप होगी। अभी एक भंडारी साहब से आपने सवाल पूछा था, उनसे शायद लिंक टूट गया, इसलिए वो उसका जवाब अधूरा रहा कि हमारे यहाँ जैसे नए नए हॉस्पिटल्स थे जो कि निर्माण की स्टेज में थे। हमारे एक 159 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी भवन बनना था और उसमें अभी काफ़ी समय लग रहा था, मगर जिस तरह से कोविड आया और कोविड की वजह से हमें जल्दी उसको तैयार करना पड़ा, तो हमने एक रिकॉर्ड 15 दिन के अंदर अंदर उसकी जो भी डेफिशिएंसी थी, जो उसमें कमियां रह रही थी, उनको पूरा किया और 250 बेड का एक हमने आईसीयू वाला हॉस्पिटल तैयार किया। इसी तरह से 2 और भवन थे। ईएसआई हॉस्पिटल है जो कि 150 बेड्स का है, वो बन के तैयार था मगर उसमें बेड्स नहीं आए थे, उपकरण नहीं आए थे। वहाँ हमने तुरंत बेड्स खरीद के लगाए, उपकरण मंगवाए और आज वहाँ पे भी हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट चल रहा है कोविड के लिए और कोविड के दूसरे पेशेंट्स ठीक है को सर, भी मुझे फाइनल कमेंट लेना है। आपने वाकई में बेहतरीन चीजें बताई है कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। मंडीराम कुमार जी, सर फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या कहना चाहते हैं प्रदेश की जनता को आज डॉक्टर्स डे पे? जी यही कहना चाहते हैं कि जनता ने हमें इतना सम्मान दिया तो हमारा भी कर्तव्य है कि उनको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं और डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सिम्टम कोरोना के लग रहे हों सबको पता लग गया है, सब सरकार ने इतना मैसेज किया है, मीडिया ने भी काफ़ी मैसेज किया है। तो अगर इससे संबंधित सिम्टम हो तुरंत जांच करवाएं और डरना नहीं है, अपना रूटीन काम करें, डिप्रेशन नहीं लाएं और मस्त रहें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान दें तो कोरोना अपना आप साइड से निकल जाएगा। ठीक है, अखिलेश जैन जी, सर बतौर मनोचिकित्सक आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ ये संदेश दे दिया जाए कि परिवार के साथ खुश रहिए, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई। और जो अभी इन दिनों पब्लिक के एटीट्यूड में एक जो चेंज आया है मेडिकल फ्रेटर्निटी को लेके, वो चेंज आगे बना रहे। और अभी भी हमने जो ये फाइट लड़ी है सब ने मिलके लड़ी है, इसमें चाहे पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, हेल्थ प्रोफेशनल्स हो, पैरामेडिकल्स हो, आगे भी हम अगर इसी तरह मिलजुल करके काम करते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना पर हम विजय पाएंगे। नीलम महेश्वरी जी, फाइनल कमेंट, क्योंकि जब मुस्कान की बात आती है तो दांत दिखाई देते हैं। डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूँगी कि मीडिया ने, जनता ने जो इज्जत और अफजाई की है
वो सब बनी रहे, सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ये दौर भी गुजर जाएगा। मोनीश ग्रोवर जी। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह अभी हम ये मान के चलेंगे डॉक्टर्स अपना पूरा दे रहे हैं कोरोना की लड़ाई में, पहले भी वो ऐसा ही करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये विश्वास रखें। कहीं कई बार हमें हार भी सामना करना पड़ सकता है, तो उस समय अपना धैर्य ना खोएं। डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन सब आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है, सुधीर भंडारी जी, सिर्फ मेरे पास 20 सेकंड है सर। आज डॉक्टर्स डे पे जनता को आप फाइनल कमेंट के तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि आप इसको डेफिनेट तसल्ली रखें कि होल मेडिकल कम्युनिटी इज़ डेडिकेटेड फॉर यू, और आपको कोरोना से ट्रीट करने और बचाने में इमोशनली, हार्टली होल मेडिकल कम्युनिटी इज़ डेडिकेटेड फॉर यू। और आप जब ठीक होते हैं तो हमें उससे ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमारे पेशेंट्स ठीक हो गए। इसलिए आप जस्ट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स ऑफ प्रोटेक्शन, हैंड वॉशिंग, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। बाकी डॉक्टर्स आर सो डेडिकेटेड कि आपको किसी भी तरह की कोई जर्नी की ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट एंड विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जनता को संदेश देने के लिए और बताने के लिए कि एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा। डॉक्टर अखिलेश जैन आपका भी शुक्रिया, नीलम महेश्वरी जी आपका भी शुक्रिया, मोनी जी आपका भी शुक्रिया, लाखन जी आपका भी शुक्रिया और मनरी राम जी आपका भी शुक्रिया। आज डॉक्टर्स डे है, आप कम से कम एक शपथ ले लीजिए और वो शपथ ये कि आप जब तक कोरोना जड़ से खत्म नहीं होगा आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे। बस ये 3 काम कर लीजिए। सच मानिए कि डॉक्टर्स ने जो आपके लिए किया है उसके बदले में कुछ भी नहीं और आप कर सकते हैं। नमस्कार।